नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जीवन सार। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान की तरह है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, लेकिन टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें यहां निराशा ही होगी। मेरा जन्म संवत 1967 में हुआ। पिता डाकखाने में क्लर्क थे, माता मरीज थीं। एक बड़ी बहन भी थी। उस समय पिताजी शायद 20 रुपए पाते थे। 40 रुपए तक पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि वह बड़े विचारशील और जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे, लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गए और खुद तो गिरे ही थे, उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। 15 साल की अवस्था में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया और विवाह के साल भर बाद परलोक सिधारे। उस समय मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था। घर में मेरी पत्नी थी, विमाता थी, उनके 2 बालक थे और आमदनी 1 पैसे की नहीं थी। घर में जो कुछ पूंजी थी वह पिताजी की 6 महीने की बीमारी और क्रियाकर्म में खर्च हो चुकी थी, और मुझे अरमान था वकील बनने का और MA पास करने का। नौकरी उस जमाने में भी इतनी ही दुष्प्राप्य थी जितनी अब है। दौड़ धूप करके शायद 10-12 रुपए की कोई जगह पा जाता, पर यहां तो आगे पढ़ने की धुन थी। पांव में लोहे की नहीं, अष्ट धातु की बेड़ियां थीं और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर। पांव में जूते नहीं थे, देह पर सुथरे कपड़े नहीं थे, महंगी अलग अलग सेर के जौ थे। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़े के दिन थे, 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच सकता, और प्रातःकाल 8 बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुंचता। रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे हुए था। मैट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया, पर आया 2nd डिवीजन में और क्वींस कॉलेज में भर्ती होने की आशा न रही। फीस केवल अव्वल दर्जे वाले की ही मुआफ हो सकती थी। संयोग से उसी साल हिंदू कॉलेज खुल गया। मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का निश्चय किया। प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन। उनके मकान पर गया। वह पूरी हिंदुस्तानी वेश में थे, कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे, मगर मिजाज को बदलना इतना आसान न था। मेरी प्रार्थना सुनकर आधी ही कहने पाया था। बोले कि घर में कॉलेज की बातचीत नहीं करते, कॉलेज में आओ। खैर, कॉलेज में गया। मुलाकात हुई, पर निराशाजनक। फीस माफ न हो सकती थी। अब क्या करूं? अगर प्रतिष्ठित सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी प्रार्थना पर कुछ विचार होता, लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था। रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं, पर 12 मील की मंजिल मारकर शाम को घर लौट आता। किससे कहूं? कोई अपना पूछताछ नहीं था। कई दिनों के बाद एक सिफारिश मिली। एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की प्रबंधकारिणी सभा में थे। उनसे जाकर रोया। उन्हें मुझ पर दया आ गई। सिफारिशी चिट्ठी दे दी। उस समय मेरे आनंद की सीमा न रही। खुश होता हुआ घर आया। दूसरे दिन प्रिंसिपल से मिलने का इरादा था, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर आ गया और 2 सप्ताह से पहले न हिला। नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया। एक दिन द्वार पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए। मेरी दशा देखकर समाचार पूछा और तुरंत खेतों में जाकर एक जड़ी बूटी खोद लाए और उसे धोकर 7 दाने काली मिर्च के साथ पिसवाकर मुझे पिला दिया। इसका जादू सा असर हुआ। ज्वर चढ़ने में घंटे ही भर की देर थी। इस औषध ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया। मैंने पंडित जी से बार बार उस जड़ी बूटी का नाम पूछा, पर उन्होंने न बताया। कहा नाम बता देने से उसका असर जाता रहेगा। 1 महीने बाद मैं फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई। प्रिंसिपल ने मेरी तरफ तीव्र नेत्रों से देखकर पूछा, इतने दिनों कहां थे? बीमार हो गया था। क्या बीमारी थी? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था।
अगर ज्वर बताता हूं तो शायद साहब मुझे झूठा समझें। ज्वर मेरी समझ में हल्की सी चीज थी, जिसके लिए इतनी लंबी गैर हाजिरी अनावश्यक थी। कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जो अपनी कष्ट साध्यता के कारण दया को भी उभारे। उस वक्त मुझे और किसी बीमारी का नाम याद न आया। ठाकुर इंद्र नारायण सिंह से जब मैं सिफारिश के लिए मिला था तो उन्होंने अपने दिल की धड़कन की बीमारी की चर्चा की थी। वह शब्द मुझे याद आ गया। मैंने कहा, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर। साहब ने विस्मित होकर मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम बिल्कुल अच्छे हो? जी हां। अच्छा, प्रवेश पत्र भरकर लाओ। मैंने समझा मामला पार हुआ। फार्म लिया, खानापुरी की ओर पेश कर दिया। साहब उस समय कोई क्लास ले रहे थे। 3 बजे मुझे फार्म वापस मिला। उस पर लिखा था, इसकी योग्यता की जांच की जाए। यह नई समस्या उत्पन्न हुई। मेरा दिल बैठ गया। अंग्रेजी के सिवा और किसी विषय में पास होने की मुझे आशा न थी, और बीजगणित और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी। जो कुछ याद था वह भी भूल भाल गया था। लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था? भाग्य का भरोसा करके क्लास में गया और अपना फार्म दिखाया। प्रोफेसर साहब बंगाली थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वॉशिंगटन इरविंग का रिप वॉन विंकल था। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और 2-4 मिनट में मुझे झांत हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने विषय के जाता हैं। घंटे समाप्त होने पर उन्होंने आज के पाठ पर मुझसे कई प्रश्न किए और फॉर्म पर संतोषजनक लिख दिया। दूसरा घंटा बीजगणित का था। इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे। मैंने अपना फॉर्म दिखाया। नई संस्थाओं में प्रायः वही छात्र आते हैं जिन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। यहां भी यही हाल था। क्लासों में अयोग्य छात्र भरे हुए थे। पहले रैली में जो आया वह भर्ती हो गया। भूख में साग पात सभी रुचिकर होते हैं। अब पेट भर गया था। छात्र चुन चुन कर लिए जाते थे। इन प्रोफेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फेल हो गया। फॉर्म पर गणित के खाने में असंतोषजनक लिख दिया। मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया, सीधा घर चला आया। गणित मेरे लिए गौरी शंकर की छोटी थी, कभी उस पर न चढ़ सका। इंटरमीडिएट में 2 बार गणित में फेल हुआ और निराश होकर इम्तिहान देना छोड़ दिया। 10-12 साल के बाद जब गणित की परीक्षा में अख्तियारी हो गई, तब मैंने दूसरे विषय लेकर उसे आसानी से पास कर लिया। उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून किया, कौन कह सकता है। खैर, मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता? किसी तरह गणित को सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी। इसके लिए शहर में रहना जरूरी था। संयोग से एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया। 5 रुपये वेतन ठहरा। मैंने 2 रुपये में अपना गुजर करके 3 रुपये घर पर देने का निश्चय किया। वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी, उसी में रहने की आज्ञा ले ली। एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया। बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बर्तन भी लाया। एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो मांज कर लाइब्रेरी चला जाता। गणित तो बहाना था, उपन्यास आदि पढ़ा करता। पंडित रत्ननाथ दास का अफसाना ए आजाद उन्हीं दिनों पढ़ा। चंद्रकांता संतति भी पढ़ी। बंकिम बाबू के उर्दू अनुवाद जितने पुस्तकालय में मिले सब पढ़ डाले। जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था उनके साले मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे यह पद मिला था। उनसे दोस्ती थी, इसलिए जब जरूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था। वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था। कभी 2 रुपये हाथ आते, कभी 3। जिस दिन वेतन के 2-3 रुपये मिलते, मेरा संयम हाथ से निकल जाता। प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती। 2-3 आने पैसे खाकर ही उठता। उसी दिन घर जाता और 2-2.5 रुपये दे आता। दूसरे दिन से फिर उधार लेना शुरू कर देता। लेकिन कभी कभी उधार मांगने में भी संकोच होता और दिन रात निराहार व्रत रखना पड़ जाता। इस तरह 4-5 महीने बीते। इस बीच एक बजाज से 2-2.5 रुपये के कपड़े लिए थे। रोज उधर से निकलता था। उसे मुझ पर विश्वास हो गया था। जब 1-2 महीने निकल गए और मैं रुपये न चुका सका तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। चक्कर देकर निकल जाता। 3 साल के बाद उसके रुपये अदा कर सका। उसी समय शहर का एक बेलदार मुझसे हिंदी पढ़ने आया करता था। वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था। जान लो भैया,
उसका सखुन तकिया था। हम लोग उसे जान लो भैया ही कहा करते थे। एक बार मैंने उससे भी 8 आने पैसे उधार लिए थे। वह पैसे उसने मुझसे मेरे घर गांव में जाकर 5 साल बाद वसूल किए। मेरी अब भी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन दिन रात निराश होता जाता था। जी चाहता था कहीं नौकरी कर लूं, पर नौकरी कैसे मिलती है और कहां मिलती है यह न जानता था। जाड़े के दिन थे, पास एक कौड़ी भी नहीं थी। 2 दिन एक एक पैसे का चबेना खाकर काटे थे। मेरे महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया था, या संकोचवश मैं उससे मांग न सका था। चिराग जल चुके थे। मैं एक बुकसेलर की दुकान पर एक किताब बेचने गया था। चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी। 2 साल हुए खरीदी थी। अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुए था, पर आज चारों ओर से निराश होकर मैंने उसे बेचने का निश्चय किया। किताब 2 रुपए की थी, लेकिन 1 रुपए पर सौदा ठीक हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही था कि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले सौम्य पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, मुझसे पूछा, तुम कहां पढ़ते हो? मैंने कहा, पढ़ता तो कहीं नहीं हूं, पर आशा करता हूं कि कहीं नाम लिखा लूंगा। मैट्रिकुलेशन पास हो? जी हां। नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है। नौकरी कहीं मिलती ही नहीं? वह सज्जन एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्हें एक सहकारी अध्यापक की जरूरत थी। 18 रुपये वेतन था। मैंने स्वीकार कर लिया। 18 रुपये उस जमाने में मेरी निराशा व्यथित कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान से भी ऊपर थे। मैं दूसरे दिन हेडमास्टर साहब से मिलने का वादा करके चला तो पांव जमीन पर न पड़ते थे। यह सन 1899 की बात है। परिस्थितियों का सामना करने को तैयार था और गणित में अटक न जाता तो अवश्य आगे जाता। पर सबसे कठिन परिस्थिति यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान शून्यता थी, जो उस समय और उसके कई साल बाद तक उस डाकू का सा व्यवहार करती थी, जो छोटे बड़े सभी को एक ही खाट पर सुलाता है। मैंने पहली बार 1907 में गल्पें लिखनी शुरू की। डॉक्टर रविंद्रनाथ की कई गल्पें मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थीं और उनका उर्दू अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में छपवाया था। उपन्यास तो मैंने 1901 से ही लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला और दूसरा 1904 में, लेकिन गल्प 1907 से पहले मैंने एक भी न लिखी। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। वह 1907 में जमाना में छपी। इसके बाद मैंने 4-5 कहानियां लिखीं। 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन के नाम से 1909 में छपा। उस समय बंग भंग का आंदोलन हो रहा था। कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी थी। इन 5 कहानियों में स्वदेश प्रेम की महिमा गाई गई थी। उन्हीं दिनों में शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर जिले में तैनात था। पुस्तक के छपे हुए 6 महीने हो चुके थे। एक रात मैं अपनी रावटी में बैठा था कि जिलाधीश का परवाना पहुंचा, जिसमें मुझसे तुरंत मिलने का आदेश था। सर्दी के दिन थे और साहब दौरे पर थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात 30-40 मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला। साहब के सामने सोजे वतन की एक प्रति रखी हुई थी। मेरा माथा ठनका। उस समय मैं नवाब राय के नाम से लिखता था। मुझे कुछ जानकारी मिल चुकी थी कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है। मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे खोज निकाला है और मुझे इसी की जवाबदेही के लिए बुलाया गया है। साहब ने मुझसे पूछा, यह पुस्तक तुमने लिखी है? मैंने स्वीकार कर लिया। साहब ने मुझसे एक एक कहानी का आशय पूछा और अंत में बिगड़कर बोले, तुम्हारी कहानियों में सिडिशन भरा हुआ है। अपने भाग्य को बखान करो कि तुम अंग्रेजी अमलदारी में हो। मुगलों का राज होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते। तुम्हारी कहानियां एकांगी हैं। तुमने अंग्रेजी सरकार की तौहीन की है। हादी। फैसला यह हुआ कि मैं सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले कर दूं और साहब की अनुमति के बिना कभी कुछ न लिखूं। मैंने सोचा, चलो सस्ता छूटे। 1000 प्रतियां छपी थीं, मुश्किल से 300 बिकी थीं। 700 प्रतियां मैंने जमाना कार्यालय से मंगवाकर साहब की सेवा में अर्पण कर दी। मैंने समझा बला टल गई, लेकिन अधिकारियों को इतनी आसानी से संतोष नहीं हुआ। मुझे बाद में मालूम हुआ कि साहब ने इस विषय में जिले के अन्य कर्मचारियों से परामर्श किया। सुपरिंटेंडेंट पुलिस, 2 डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर, जिनका मैं मातहत था, मेरी तकदीर का फैसला करने बैठे।
एक डिप्टी कलेक्टर साहब ने कहानियों से उद्धरण निकालकर सिद्ध किया कि इनमें आदि से अंत तक सिडिशन के सिवा और कुछ नहीं है, और सिडिशन भी साधारण नहीं बल्कि संक्रामक। पुलिस के देवता ने कहा, ऐसे खतरनाक आदमी को सख्त सजा देनी चाहिए। डिप्टी इंस्पेक्टर साहब मुझसे बहुत स्नेह करते थे। इस भय से कि कहीं मामला तूल न पकड़ ले, उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि वह मित्र भाव से मेरे राजनीतिक विचारों की थाह लें और उस कमेटी में रिपोर्ट पेश करें। उनका विचार था कि मुझे समझा दें और रिपोर्ट में लिख दें कि लेखक केवल कलम का उग्र है और राजनीतिक आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं है। कमेटी ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि पुलिस के देवता उस समय भी पैंतरे बदलते रहे। अचानक कलेक्टर साहब ने डिप्टी इंस्पेक्टर से पूछा, आपको आशा है कि वह आपसे अपने दिल की बातें कह देगा? डिप्टी इंस्पेक्टर ने कहा, आप मित्र बनकर उसका भेद लेना चाहते हैं, यह तो मुखबिरी है, मैं इसे कमीनापन समझता हूं। डिप्टी साहब अप्रतिभ होकर हकलाते हुए बोले, मैं तो हुजूर के हुक्म। साहब ने बात काटी, नहीं, यह मेरा हुक्म नहीं है, मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता। अगर पुस्तक के लेखक का सिडिशन साबित हो सके तो खुली अदालत में मुकदमा चलाइए, नहीं तो धमकी देकर छोड़ दीजिए। मुंह में राम, बगल में छुरी मुझे पसंद नहीं। जब यह वृत्तांत डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने कई दिन बाद खुद मुझसे कहा तो मैंने पूछा, क्या आप सचमुच मेरी मुखबिरी करते? वह हंसकर बोले, असंभव, कोई लाख रुपए भी देता तो न करता। मैं तो केवल अदालती कार्रवाई रोकना चाहता था और वह रुक गई। मुकदमा अदालत में आता तो सजा हो जाना यकीनी था। यहां आपकी पैरवी करने वाला भी कोई न मिलता, मगर साहब शरीफ आदमी हैं। मैंने स्वीकार किया, बहुत ही शरीफ। मैं हमीरपुर में था कि मुझे पेचिश की शिकायत हो गई। गर्मी के दिनों में देहातों में कोई हरी तरकारी मिलती न थी। एक बार कई दिन तक लगातार सूखी घुइयां खानी पड़ी। मैं घुइयों को बिच्छू समझता था और तब भी समझता था, लेकिन न जाने क्यों यह धारणा मन में हो गई कि अजवाइन से घुइयाओं का बांधीपन चला जाता है। खूब अजवाइन खा लिया करता। 10-12 दिन तक किसी तरह का कष्ट न हुआ। मैंने समझा शायद बुंदेलखंड की पहाड़ी जलवायु ने मेरी दुर्बल पाचन शक्ति को तीव्र कर दिया। लेकिन एक दिन पेट में दर्द हुआ और पूरे दिन मैं मछली की तरह तड़पता रहा। फांकियां लगाईं, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। दूसरे दिन से पेचिश शुरू हो गई। मल के साथ आंव आने लगे, लेकिन दर्द जाता रहा। 1 महीना बीत चुका था। मैं एक कस्बे में पहुंचा तो वहां के थानेदार साहब ने मुझसे थाने में ही ठहरने और भोजन करने का आग्रह किया। कई दिन से मूंग की दाल खाते और पथ्य करते करते ऊब चुका था। सोचा, क्या हरज है, आज यहीं ठहरूं, भोजन तो स्वादिष्ट मिलेगा। थाने में ही अड्डा जमा दिया। दारोगा जी ने जमीनकंद का सालन पकवाया, पकौड़ी, बाद चैन मिला। मुझे विश्वास हो गया यह जमीनकंद की कारस्तानी है। घुइयाओं से पहले मेरी कुट्टी हो चुकी थी, अब जमीनकंद से भी बैर हो गया। तब से इन दोनों चीजों की सूरत देखकर मैं कांप जाता हूं। दर्द तो फिर जाता रहा, पर पेचिश ने अड्डा जमा लिया। पेट में 24 घंटे तनाव बना रहता। अफरा हुआ करता। संयम के साथ 4-5 मील टहलने जाता, व्यायाम करता, पथ्य से भोजन करता, कोई न कोई औषधि भी खाता, किंतु पेचिश टलने का नाम न लेती थी और शरीर भी घुलता जाता था। कई बार कानपुर आकर दवा कराई। एक बार महीने भर प्रयाग में डॉक्टरी और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैंने तबादला कराया। चाहता था रोहेलखंड, पर बस्ती के जिले में पटका गया और हल्का वह मिला जो नेपाल की तराई है। सौभाग्य से वहीं मेरा परिचय स्व050 मन्नन द्विवेदी गजपुरी से हुआ, जो डोमरियागंज में तहसीलदार थे। कभी कभी उनके साथ साहित्य चर्चा हो जाती थी, लेकिन यहां आकर पेचिश और बढ़ गई। तब मैंने 6 महीने की छुट्टी ली और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से निराश होकर काशी के एक हकीम से इलाज कराने लगा। 3-4 महीने बाद कुछ थोड़ा सा फायदा हुआ, पर बीमारी जड़ से न गई। जब फिर बस्ती में पहुंचा तो वही हालत हो गई। तब मैंने दौरे की नौकरी छोड़ दी और बस्ती हाई स्कूल में स्कूल मास्टर हो गया। फिर यहां से तब्दील होकर गोरखपुर पहुंचा। पेचिश पूर्ववत जारी रही। यहां मेरा परिचय महावीर प्रसाद जी पोद्दार से हुआ, जो साहित्य के मर्मज्ञ, राष्ट्र के सच्चे सेवक
और बड़े ही उद्योगी पुरुष हैं। मैंने बस्ती से ही सरस्वती में कई गल्पें छपवाई थीं। पोद्दार जी की प्रेरणा से मैंने फिर उपन्यास लिखा और सेवा सदन की सृष्टि हुई। वहीं मैंने प्राइवेट बीए भी पास किया। सेवा सदन को जो आदर मिला उससे उत्साहित होकर मैंने प्रेमाश्रम लिखा और गल्पें भी बराबर लिखता रहा। कुछ मित्रों की, विशेषकर पोद्दार जी की सलाह से मैंने जल चिकित्सा आरंभ की, लेकिन 3-4 महीने के स्नान और पथ्य का मेरे दुर्भाग्य से यह परिणाम हुआ कि मेरा पेट बढ़ गया और मुझे रास्ते पर चलने में भी कमजोरी महसूस होने लगी। एक बार कई मित्रों के साथ मुझे एक जीने पर चढ़ने का अवसर पड़ा। लोग धड़धड़ाते हुए चले गए, पर मेरे पैर ही न उठते थे। बड़ी मुश्किल से हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर पहुंचा। उसी दिन मुझे अपनी कमजोरी का यथार्थ ज्ञान हुआ। समझ गया, अब थोड़े दिनों का और मेहमान हूं, जल चिकित्सा बंद कर दी। एक दिन संध्या समय उर्दू बाजार में श्री दशरथ प्रसाद जी द्विवेदी, संपादक, स्वदेश से मेरी भेंट हो गई। कभी कभी उनसे भी साहित्य चर्चा होती रहती थी। उन्होंने मेरी पीली सूरत देखकर खेद के साथ कहा, बाबूजी, आप तो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, कोई इलाज कराइए। मुझे अपनी बीमारी का जिक्र बुरा लगता था। मैं भूल जाना चाहता था कि मैं बीमार हूं। जब 2-4 महीने ही का जीवन से नाता है तो क्यों ना हंसकर मरूं। मैंने चिढ़कर कहा, मर ही तो जाऊंगा भाई, या और कुछ, मैं मौत का स्वागत करने को तैयार हूं। द्विवेदी जी बेचारे लज्जित हो गए। मुझे पीछे से अपनी उग्रता पर बड़ा खेद हुआ। यह 1921 की बात है। असहयोग आंदोलन जोरों पर था। जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो चुका था। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया। गाजी मियाओं के मैदान में ऊंचा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। 2 लाख से कम जमाव न था। क्या शहर, क्या देहात, श्रद्धालु जनता दौड़ती चली आती थी। ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था। महात्मा जी के दर्शनों का यह प्रताप था कि मुझ जैसे मरे हुए आदमी भी चेत उठे। उसके 2-4 दिन बाद मैंने अपनी 20 साल की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब देहात में जाकर कुछ प्रचार करने की इच्छा हुई। पोद्दार जी का देहात में एक मकान था। हम और वह दोनों वहां चले गए और चरखे बनवाने लगे। वहां जाने के 1 सप्ताह बाद मेरी पेचिश कम होने लगी। यहां तक कि 1 महीने के भीतर मल के साथ हाव आना बंद हो गया। फिर मैं काशी चला आया और अपने देहात में बैठकर कुछ प्रचार और साहित्य सेवा में जीवन को सार्थक करने लगा। गुलामी से मुक्त होते ही मैं 9 साल के जीर्ण रोग से मुक्त हो गया। इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया है। अब मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, और मनुष्य का उद्योग भी इच्छा के बिना सफल नहीं होता। मुंशी प्रेमचंद की कहानी जीवन सार हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्ची समझ और मूल्य केवल बाहरी सुख साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मा की शांति से प्राप्त होती है। कहानी में एक व्यक्ति अपने जीवन की गहराइयों को समझने की कोशिश करता है और अंततः यह निष्कर्ष निकालता है कि जीवन का सार केवल भौतिक समृद्धि में नहीं, बल्कि अपने कर्मों, नैतिकता और आंतरिक संतोष में है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह भी दर्शाते हैं कि जब हम अपने जीवन की मूल बातें और आदर्शों को समझते हैं, तब हम वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी दुनिया की चकाचौंध और भौतिक वस्तुएं केवल अस्थायी सुख देती हैं, जबकि सच्ची खुशी आंतरिक शांति और संतोष से मिलती है। जीवन सार हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्ची समझ और मूल्य हमारे दृष्टिकोण और सोच में निहित होते हैं। जब हम अपने कर्मों और जीवन की वास्तविकता को समझते हैं, तब हम अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी जीवन सार।